दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया आज एशिया की दो सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमीज हैं और साथ ही वेस्ट और चीन के बीच में जो कोल्ड वॉर शुरू हो गई है उसमें भी इन दोनों देशों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी हाँ, इसलिए आज के इस वीडियो में हम यही विश्लेषण करने वाले हैं कि दोनों कंट्रीज में से कौन सा देश आगे है और कौन इस रेस को जीतेगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इंडोनेशिया एक इंटरेस्टिंग देश है क्योंकि ये 17,000 अलग अलग आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। जी हाँ, और ये इंडियन ओशियन से लेकर पैसिफिक ओशियन तक फैला हुआ है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही देश इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के मेंबर्स हैं और अंडमान सी में एक मैरीटाइम बॉर्डर भी शेयर करते आए हैं। दोनों देशों की लोकेशन भी काफी स्ट्रेटेजिक है क्योंकि हम ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स के बीच में लोकेटेड हैं। इसी रास्ते से दुनिया के ईस्ट और वेस्ट के पार्ट्स कनेक्टेड हैं। जहां एक तरफ भारत वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के करीब है, वहीं इंडोनेशिया के पास साउथ ईस्ट एशिया और ओशिनिया का एक्सेस है। इंडोनेशिया के कंट्रोल में स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी है जहाँ से ग्लोबल ट्रेड का एक मेजर हिस्सा गुजरता है और चीन के 80% एनर्जी इम्पोर्ट्स भी इसी स्ट्रेट से गुजरते हैं, जो इसे बहुत ही स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट बना देते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही गुजरकर वेस्ट से आने वाली शिप्स को थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों का एक्सेस मिलता है। इनमें से ज्यादातर इकोनॉमीज वो हैं जो कि एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ मॉडल पर फोकस कर रही हैं और जापान और साउथ कोरिया इसके कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स में आते हैं। इसके साथ ही साथ इंडिया और इंडोनेशिया में यंग वर्कर्स की भी कोई शॉर्टेज नहीं है। भारत की मीडियन एज इस वक्त 27 साल है, इंडोनेशिया में मीडियन एज 29 साल है। वहीं अगर हम चीन की देखें तो वहाँ मीडियन एज अब 37 पर पहुंच गई है। चीन की इकोनॉमी ने जहां 9% की दर से पिछले कुछ समय में ग्रो किया है, वहीं भारत की ग्रोथ रेट 7.7% और इंडोनेशिया की ग्रोथ रेट 5.5% रही है। लेकिन IMF के मुताबिक चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले सालों में काफी कम हो जाएगी और तब इंडिया और इंडोनेशिया को ये चार्ज लेना पड़ेगा। इस वक्त दोनों ही देशों में सर्विस सेक्टर ने बहुत तेजी से ग्रो किया है और आज ही इनके 45% एक्सपोर्ट्स के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा दोनों ही इकोनॉमीज काफी ओपन है, जिस वजह से इनके GDP का 40% ट्रेड से आता है और 1.5% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या FDI के रूप में। लेकिन अभी भी भारत में करीब 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं और इंडोनेशिया में 60%। साथ ही डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले दोनों ही देशों का बजट काफी छोटा है, जिस वजह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग भारत का सिर्फ 30% GDP के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इंडोनेशिया में यह नंबर 18% है। लेकिन जहां एक तरफ भारत की पर कैपिटा इनकम $2256 है, वहीं इंडोनेशिया में ये $4180 पर है। यानी कि एक एवरेज इंडोनेशियन सिटीजन एक एवरेज इंडियन सिटीजन से दोगुना अमीर है। लेकिन अगर इन दोनों देशों को आपस में हमें कंपेयर करना है तो कुछ की फैक्टर्स को देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से इनकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अगर सबसे बड़े फैक्टर को देखा जाए तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही होगा। दोनों ही देशों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। 2014 में जब से इंडोनेशिया में जो कोई सरकार आई है तब से वो लोग 18 पोर्ट्स, 21 एयरपोर्ट्स और 1700 किलोमीटर की टोल रोड्स बना चुके हैं। वहीं दूसरी ओर भारत हर साल 10,000 किलोमीटर के हाईवेज बना रहा है। इसके अलावा UPI, फास्टैग और अब ONDC जैसे रिवॉल्यूशनरी सर्विसेज को सरकार अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लॉन्च कर पाई है। इसके साथ ही साथ भारत का टेक सेक्टर आज ग्लोबली भी कम्पीट करता है और एक्सपोर्ट्स में एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर हम दोनों देशों के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के सेक्टर को देखें तो जिस तरह आपको पता ही है दोस्तों कि भारत के ज्यादातर एक्सपोर्ट सर्विसेज के रूप में ही है और उसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सर्विस एक्सपोर्टर बना देती है। लेकिन अब इन एक्सपोर्ट्स के बहुत ही अलग सी चीजें शामिल की जानी है, जैसे कि अब भारत ने ये टारगेट रखा है कि आने वाले कुछ सालों में 5 बिलियन से ज्यादा के हथियार एक्सपोर्ट करेगा। भारत ने इस साल भी करीब $1.5 बिलियन के हथियार दुनिया को बेचे हैं और तेजी से भारत एक आर्म्स एक्सपोर्टर बनने की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। भारत की न्यूक्लियर और स्पेस कैपेबिलिटीज भी उसे दुनिया में एक बड़ा एज देने का काम करती हैं। और इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिस वजह से वो पाम ऑयल, कोल, आयरन, स्टील और निकल जैसी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। इंडोनेशिया इस समय दुनिया भर में निकल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जो कि बैटरीज में भी इस्तेमाल होता है। जी हाँ, यही वजह है कि इंडोनेशिया जल्द ही ग्रीन कमोडिटीज कही जाने वाली आइटम्स एक्सपोर्ट करने में दुनिया में चौथे नंबर पर आ जाएगा। 2021 में जहां टेक सर्विसेज भारत के 17% एक्सपोर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, वहीं इंडोनेशिया की कमोडिटीज उनके 22% एक्सपोर्ट्स के लिए जिम्मेदार थी। लेकिन दोनों ही देशों को यहाँ पर काफी काम करने की जरूरत है। इस समय बहुत सी कंपनीज चीन को छोड़कर बाकी एशियन कंट्रीज में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाह रही है, लेकिन भारत और इंडोनेशिया दोनों ही इस मौके को पूरी तरह फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।
आज ज्यादातर कंपनी चीन से जाने के बाद वियतनाम को प्रेफर कर रही हैं और हमारे पड़ोस का बांग्लादेश भी आज दुनिया के 25% टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स अपने यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है। भारत में एप्पल के आने के बाद भी दोस्तों काफी खुशी मनाई गई थी। लेकिन अगर हम आंकड़े देखें तो जहां भारत में एप्पल के 11 सप्लायर्स हैं, वहीं वियतनाम में 26, मलेशिया में 20 और थाईलैंड में 18 हैं। इंडोनेशिया में तो सिर्फ 2 ही सप्लायर्स हैं एप्पल के साथ जो काम कर रहे हैं। इसलिए इन दोनों देशों को भी जल्दी से अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने की तरफ ध्यान देना होगा। इसके साथ ही साथ जो अगला फैक्टर हमें स्टडी करना चाहिए वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। जी हाँ, आज भी भारत ईज ऑफ बिजनेस के मामले में टॉप 50 कंट्रीज में नहीं आता, जिसका मतलब है कि अभी भी भारत में आकर किसी के लिए बिजनेस सेटअप करना बहुत मुश्किल है। इस समय भारतीय सरकार वन नेशन वन स्टैंडर्ड के नाम से भी एक पॉलिसी तैयार कर रही है, जो भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप्स क्रिएट करने का लक्ष्य लेकर चल रही है और आने वाले समय में भारत के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेंगे। वैसे भारत के पास गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर, हैदराबाद और मुंबई जैसे स्टार्टअप्स हब्स भी मौजूद हैं और भारत की 108 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न्स हैं, यानी कि उनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज्यादा की है। इस समय 108 यूनिकॉर्न्स की कंबाइंड वैल्यूएशन $345 बिलियन के करीब है, जिसमें ई कॉमर्स में 23 और फिनटेक के सेक्टर में 22 यूनिकॉर्न्स अभी मौजूद हैं। वहीं हम दूसरी तरफ इंडोनेशिया की बात करें तो इस समय वहां पर सिर्फ 12 यूनिकॉर्न्स है और उनका स्टार्टअप स्पेस काफी अनडेवलप्ड नजर आता है। बाकी पॉलिसीज की बात करें तो भारत ने $30 बिलियन के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स का ऐलान भी कंपनीज के लिए किया था, यानी जो कंपनीज भारत में आकर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी उन्हें कुछ समय तक टैक्सेस में छूट दी जाएगी और उन्हें बिजनेस सेटअप करने में भी पूरा सहयोग दिया जाएगा, जिसके लिए $30 बिलियन खर्च किए जाने हैं। इसमें 14 प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज को डाला गया है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर्स। जी हाँ, इंडोनेशिया इस समय डाउन स्ट्रीमिंग के नाम से जानी जाने वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपना रही है, जिसमें वो अब मल्टीनेशनल कंपनीज को फोर्स करने वाली है कि वो इंडोनेशिया में ही रिफाइनरीज बनाकर उन्हें फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की तरह एक्सपोर्ट करें। इसके लिए उन्होंने कई सारे रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट को भी लिमिट कर दिया है या फिर कुछ केसेस में तो पूरी तरह ही बैन लगा दिया है। जैसे 2014 में उन्होंने रॉ मटेरियल के तौर पर निकल के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था। इसके बाद से वहां पर निकल स्मेल्टर्स की संख्या 2 से बढ़कर 13 हो गई थी और इस साल के अंत तक ये संख्या 30 तक पहुंच जाएगी। इंडोनेशिया का प्लान ये है दोस्तों कि 2023 तक वो वैल्यू चेन में आगे बढ़ते हुए पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक कार बैटरीज ही बनाना शुरू कर दे। 2020 में ग्लोबली 140 GWh की कैपेसिटी की बैटरी प्रोडक्शन हुई थी और 2030 तक इंडोनेशिया अकेले खुद ही इतनी बैटरीज प्रोड्यूस करने के टारगेट लेकर चल रहा है। दोनों ही देशों के पास काफी एम्बिशियस गोल्स हैं और उन्हें फ्यूल करने के लिए उन्हें बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत होगी, जिसके लिए काम भी किया जा रहा है। एक तरफ से लगातार ये देश अपने यहाँ ईज ऑफ बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं और दूसरी तरफ वो जियोपॉलिटिकली पावरफुल ग्रुप का हिस्सा बनकर उनके कैपिटल और उनके टेक्नोलॉजी का फायदा भी उठा रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच चल रही टेंशंस का भी दोनों को ख्याल रखना पड़ता है दोस्तों। जहां भारत पूरी तरह इस समय वेस्ट के साथ दिखता है, वहीं इंडोनेशिया ने एक बैलेंस मेंटेन किया हुआ है। चीन ने आज अमेरिका के मुकाबले इंडोनेशिया में 4 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हैं और वो तेजी से हाई स्पीड ट्रेन से लेकर दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। खैर, भारत और इंडोनेशिया दोनों ही ग्रोथ के रास्ते पर चल पड़े हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो ये दोनों देश एशिया में जायंट्स की तरह नजर आएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पर से सरकार और सरकारी डिपार्टमेंट्स का रोल घटाया जाए, क्योंकि उसकी वजह से पेपर वर्क बढ़ता है, चीजों के लिए अप्रूवल लेने में टाइम ज्यादा लगता है और साथ ही करप्शन के चांसेस भी बने रहते हैं। इसलिए इन समस्याओं से निपटना भी आने वाले समय में एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। आपको क्या लगता है कि 2035 तक भारत और इंडोनेशिया का भविष्य क्या होगा और क्या ये देश तब तक डेवलप्ड देश की लिस्ट में शामिल हो पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।